हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी कई बार आपसे डिस्कशन किया है, लेकिन वो डिस्कशन काफी शॉर्ट में किया था। यहाँ पर हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखेगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब सप्लायर अपने कस्टमर को, या फिर आप इसको रिसिपिएंट भी बोल सकते हो, गुड्स और सर्विस का, तो सप्लायर जब भी अपने रिसिपिएंट को गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है, तो उस केस में जो ये पेमेंट रिसीव करता है, तो ये पेमेंट के साथ में जीएसटी भी रिसीव करता है सप्लायर। तो सप्लायर ने जो जीएसटी रिसीव किया है, वो जीएसटी ये पे कर देता है। किसको? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल केस, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब आरसीएम की बात आती है, जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, वहां पे क्या होता है कि सप्लायर अपने रेसिपिएंट या फिर कस्टमर को जब गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है, तो उसके बदले में जो पेमेंट वो रिसीव करता है, वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ होती है उन्हीं गुड्स या सर्विस की। वहां पर जीएसटी वो रिसीव नहीं करता है। तो जीएसटी क्या होता है, यहाँ पर जो रिसिपिएंट था वो जीएसटी डायरेक्टली पे कर देता है। किसको? गवर्नमेंट को। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए का गुड था, कोई गुड इसने सप्लाई किया था जो 10,000 रुपए का था, और 2,000 रुपए इसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो 12,000 रुपए का टोटल गुड यहाँ पर बन रहा था। तो नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो जो 12,000 रुपए हैं, ये सप्लायर यहाँ पर रिसीव करेगा, और इसमें से जो 2,000 रुपए हैं जीएसटी के, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन यही जब बात आएगी आरसीएम की, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पेमेंट रिसीव करेगा सप्लायर, वो 12,000 ना होकर के सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 10,000 होगा। यानी कि जो गुड का अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव करेगा, और जो 2,000 रुपए है वो एक रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि यहाँ पर चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाती है। नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो सप्लायर पे कर रहा था गवर्नमेंट को जीएसटी का, लेकिन आरसीएम के अंडर में जो रिसिपिएंट है गुड्स और सर्विस का, वो पेमेंट करता है गवर्नमेंट को जीएसटी का। दूसरी चीज आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल केस होता था हमारा, उसमें सप्लायर जब जीएसटी का रिसीव कर लेता था अपने कस्टमर से, तो इसके बदले में ये टैक्स इनवॉइस इशू करके देता था अपने रिसिपेंट को। लेकिन जब आरसीएम की बात आती है, तो आरसीएम में क्या होता है कि जीएसटी का पेमेंट तो रिसिपेंट ने किया है, वहां पर सप्लायर तो पे कर नहीं रहा है, ना जीएसटी सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट किया है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, वो यहाँ पर पेमेंट वाउचर इशू करके देता है सप्लायर को। उसको बोलता है कि हमने आपको 10,000 रुपए का अमाउंट पे कर दिया है आपके गुड्स या सर्विस के लिए। तो ये इशू करता है रिसिपेंट पेमेंट वाउचर। अगर आप पेमेंट वाउचर के बारे में डिटेल में आपको जाना है, तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप लिंक पे क्लिक करके वहां पर जाके देख सकते हो इस वीडियो को। तो ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, चलिए। यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया कि नॉर्मल केस में क्या होता था। नॉर्मल केस में सप्लायर जो होता है गुड्स और सर्विस का, वो पे करता है टैक्स गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर जब भी रिसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है पे करने की टैक्स गवर्नमेंट को, तो उसमें क्या होता है, चार्जेबिलिटी रिवर्स हो गई। तो इसी चार्जेबिलिटी के रिवर्स होने को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसकी डेफिनेशन अगर एज पर लॉ आप देखोगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, reverse charge means the liability to pay the tax by the recipient of supply of goods or service or both instead of the supplier of such goods or service or both under section 9 subsection 3 or section 9 subsection 4 of the CGST Act or under section 5 subsection 3 or section 5 subsection 4 of the IGST Act। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग इन सारे सेक्शंस को अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर कुछ ही ऐसे स्पेसिफाइड पर्संस आप कह सकते हो होते हैं, बिजनेस एंटिटीज होते हैं, जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो उनकी बात भी अभी हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं कि किसको किसको आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था आरसीएम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये बोला है टू वाइडन द स्कोप ऑफ द लेवी ऑफ टैक्स ऑन वेरियस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको मैंने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पढ़ाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो वो जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता, और अगर कलेक्ट नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट उससे मांग भी नहीं सकती है कि जीएसटी आप पे करो वहां पे। हाँ, इनपुट्स पे वो पे करेगा, लेकिन जो भी अपना वो सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उस पे वो कलेक्ट नहीं करता है जीएसटी को। लेकिन इनपुट्स पे तो उसको पे करना ही पड़ेगा, वो तो फिर नॉर्मल कस्टमर की तरह बात आ जाती है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कभी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस किसी को, तो वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर रहा होगा। तो क्या गवर्नमेंट अपना जीएसटी छोड़ देगी? क्या गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं करेगी? तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चार्ज करना है ना, चाहे इधर से करे चाहे उधर से करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आरसीएम बना दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा,
तो उस केस में हम अनरजिस्टर्ड को तो एग्जाम कर देंगे, इससे नहीं मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो ये क्या हुआ, ये आरसीएम का केस हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अगर आप देखो तो ये बोले टू एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक क्लास ऑफ सप्लायर्स, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सप्लायर को एग्जेम्प्ट करने के लिए भी आरसीएम को लेकर के आई है। मतलब गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं मांगती, वो जिसको सप्लाई करेंगे उनसे टैक्स यहाँ पर मांगेगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट में यहाँ पर बोले टू टैक्स द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब मान लो आप इंडिया में बैठे हो और आप यहाँ पर कोई भी गुड्स या सर्विस अगर रिसीव करते हो, तो गवर्नमेंट ये थोड़ी है कि वहां फॉरेन कंट्री में जाकर के जिसने आपको सप्लाई किया उससे अपना जीएसटी मांगेगी। गवर्नमेंट क्या कहेगी, भैया जो हमारा सिटीजन है जो इंडिया के अंदर में रह रहा है, हम तो उसी से ही जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी से कोई भी गुड या सर्विस यहाँ पर इंडिया के अंदर में इंपोर्ट किया है, तो इस केस में गवर्नमेंट इनको तो छोड़ देगी, इनसे सीधी बात है कि नहीं मांगेगी जाकर के। गवर्नमेंट कहेगी जो हमारा इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, हम तो भैया इसी से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, ये आरसीएम हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज अंडर आरसीएम। क्या क्या कंप्लायंस का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप सप्लाई करते हो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें तो ये बोल रहा है एवरी टैक्स इनवॉइस हैज टू मेंशन वेदर द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई इन द इनवॉइस इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। तो जो टैक्स आप पे कर रहे हो क्या वो रिवर्स चार्ज पे है या फिर नहीं है, तो आपको ये बात हर एक अपनी टैक्स इनवॉइस में मेंशन करनी पड़ेगी। Similarly, this also needs to be mentioned in the receipt voucher as well as the refund voucher if the tax is payable on reverse charge. रिसिट वाउचर के बारे में आपको पता है ना, मैंने आपको जीएसटी इनवॉइसेज एंड वाउचर में इसके बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जीएसटी इनवॉइसेज एंड वाउचर का, आप जाके देख लेना। रिसिट वाउचर में क्या होता है कि जब भी सप्लायर एडवांस रिसीव करता है अपने कस्टमर से, तो उस केस में वो उसको रिसिट वाउचर इशू करके देता है, और अगर वो फ्यूचर में सप्लाई नहीं करता है तो फिर उसको एडवांस रिफंड करना पड़ेगा, और अगर वो एडवांस को रिफंड कर रहा है तो फिर वो रिफंड वाउचर इशू करके देता है। यानी कि रिसिट वाउचर पे भी और रिफंड वाउचर पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो टैक्स है वो उसमें पे हो रहा है ऑन रिवर्स चार्ज और नॉट। सेकंड पॉइंट हमसे बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। मतलब देखिए आपको जीएसटी में रिकॉर्ड तो वैसे भी मेंटेन करने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स का पेमेंट कर रहे हो रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो उस केस में आपको अलग से यानी कि सेपरेटली आपको सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे जितना भी रिवर्स चार्ज पे आपने टैक्स का पेमेंट किया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे बोल रहा है एनी अमाउंट पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इन अदर वर्ड्स द रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। However, after discharging the reverse charge liability, credit of the same can be taken by the recipient if he is otherwise eligible. इस पॉइंट में इनका बोलने का मतलब ये है कि आपको पता है जीएसटी में सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। सपोज आपने कोई भी सेल किया, ठीक है, उस सेल पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, तो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया आप उसको बोलते हो आउटपुट टैक्स, यानी कि आपने अपने आउटपुट पे जो टैक्स को कलेक्ट किया है उसको बोलते हो आप आउटपुट टैक्स। सपोज आपने 5,000 रुपए कलेक्ट किए थे, अब यहाँ पर गवर्नमेंट को आपको ये 5,000 रुपए पेमेंट करने पड़ते हैं क्योंकि आपने अपने कस्टमर से 5,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट आपको क्या कहती है, आपको गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये 5,000 रुपए नहीं देने, आपने कुछ जो टैक्स हमको इनपुट पे दिया हुआ था उसका आप क्रेडिट क्लेम कर लो। यानी कि जो भी आपने रॉ मटेरियल्स या किसी सर्विस को जो आपने अवेल किया है, तो जो भी इनपुट्स आपने यूज किए उन पे जो भी जीएसटी आपने पे किया है उसका आप क्रेडिट क्लेम कर लो। मतलब आप अपनी आउटपुट की लाइबिलिटी को इससे रिड्यूस कर लो। सपोज अगर आपने 2,000 रुपए इनपुट्स पे किए थे, तो अब गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आप 3,000 रुपए हमको पेमेंट करो। मतलब 5,000 रुपए आपने कलेक्ट किए, 2,000 रुपए आप ऑलरेडी हमको इनपुट से पे कर चुके थे, अब आपको पेमेंट हमको करना है कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। ठीक है, तो ये होता है हमारा आईटीसी, यानी कि आपने अपने इनपुट का क्रेडिट क्लेम कर लिया, उसको आप बोलते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहां पर बात आती है आरसीएम की। आरसीएम में गवर्नमेंट आपसे कहती है कि जो 5,000 रुपए का आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी आरसीएम की, इसमें से आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। यानी कि सपोज यहाँ पर सप्लायर ने अपने कस्टमर को गुड सप्लाई किए थे और यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा था, और आरसीएम के अंडर में कस्टमर को पेमेंट करना पड़ रहा था 5,000 रुपए का जीएसटी का। तो ये जो 5,000 रुपए इसको पेमेंट करना है, इस 5,000 को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट से, मतलब उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कहती है कि 5,000 रुपए का सेपरेटली आप पेमेंट हमको कर दो, एक बार आप हमको ये पूरा पेमेंट कर दोगे 5,000 रुपए का, तो फिर हम आपको इसका क्रेडिट क्लेम करने के लिए दे देंगे। लेकिन ये 5,000 रुपए आपको पूरे के पूरे एज इट इज हमको पे करने पड़ेंगे, कोई भी क्रेडिट आप इसमें से क्लेम नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ पर यही बात बोलेगी कि अमाउंट पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाउएवर आफ्टर डिस्चार्जिंग, आप उसके जो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी पे आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसका क्रेडिट आप बाद में क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो जो अमाउंट आपका बन रहा था आरसीएम के अंडर में वो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, किस किस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर दो सेक्शन तो हमने उसमें डेफिनेशन में देखे थे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4। एक और इसमें सेक्शन आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सेक्शन 9 जो होता है ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट का है, ठीक है, और सेक्शन 5 जो होता है वो हमारा आईजीएसटी एक्ट से रिलेटेड है। तो यानी कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आपको पता ना आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा और सीजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका आईजीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हो यानी कि विद इन द स्टेट अगर आप करते हो तो वहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपका लगता है। तो यहां पर यही बात है कि अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आपका आईजीएसटी एक्ट का, ये दोनों सेम बात करते हैं। अगर आप इंट्रा स्टेट करोगे तो फिर ये वाला एप्लीकेबल होगा, अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो और उस पर अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4, इसी तरीके से सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। तो ये हमारा आईजीएसटी का सेक्शन 5 और ये हमारा सीजीएसटी एक्ट का। अब एक एक करके सारे सेक्शन को यहां पर समझते हैं। सबसे पहला सेक्शन यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 हमसे ये बोलता है कि अगर कोई भी सप्लाई आप करते हो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि स्पेसिफाइड बाय सीबीआईसी है, सीबीआईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो कुछ ऐसे गुड्स या सर्विस होते हैं जो सीबीआईसी ने स्पेसिफाई करके रखे हैं, मतलब अगर आप उन गुड्स या सर्विस को सप्लाई करोगे तो फिर वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यानी कि यहां पर क्या बता रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसे गुड या सर्विस सप्लाई करते हो जो कि स्पेसिफाइड बाय सीबीआईसी है तो उस केस में जो टैक्स का पेमेंट होगा वो होगा अंडर आरसीएम। और यहां पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से गुड्स या सर्विस को स्पेसिफाई किया है सीबीआईसी ने, तो गुड्स में अगर आप देखो तो ये लिस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैश्यू हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, सिल्क यार्न हो गया। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको पढ़ लेना, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 को आप याद कर लो, ठीक है। 3 या 4 गुड्स या सर्विस को आप याद कर लो। 3 गुड्स याद कर लिए, 3 सर्विसेज याद कर ली। सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो सर्विसेज में ये मैंने आपको 4 ही दिया है, इसके अलावा और भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसमें भी आप एक काम करो, इसमें भी आप 3 या 4 के करीब याद कर लो, बाकी का आप छोड़ भी दोगे क्योंकि एग्जाम में आप सारा नहीं लिख सकते हो। अगर आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर एग्जाम में आप सारा नहीं वहां पर मेंशन कर सकते हो। तो जितना आपसे याद हो पाए उतना आप इसको याद कर लेना। एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लो इसको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4, तो ये बात करता है सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू अ रजिस्टर्ड डीलर। अगर कभी भी कोई अनरजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि वहां पर जीएसटी का पेमेंट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा पढ़ने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। थ्योरी आप एक बार इसको अपने आप से वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके बाद आता हमारा लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। ये बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गए, यूबर हो गया, रैपिडो हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी सप्लाई करी गई है सर्विसेज की थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यानी कि यहाँ पर पेमेंट जो होगा जीएसटी का वो करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली पार्टी की अगर हम बात करें तो वो होता है सर्विस प्रोवाइडर या फिर सप्लायर ऑफ सर्विस, दूसरा होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर और तीसरा होता है रिसिपेंट यानी कि आप। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर यूबर का एग्जांपल है, मैं तो ऊबर में क्या होता है कि जैसे आपने कैब बुक करी और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच करके जब उसका पेमेंट करते हो तो जो पेमेंट आप करते हो वो आप डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर यानी कि उस ड्राइवर को नहीं करते हो, आप करते हो उस कंपनी को, यानी कि यूबर कंपनी को आप पे करते हो। यूबर क्या करता है कि उसमें से टैक्स कलेक्ट कर लेता है, यानी कि टीसीएस टैक्स कलेक्ट कर लेता है एट सोर्स, और साथ में अपना कमीशन काट लेता है। कुछ कमीशन काटने के बाद
जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो यहाँ पर उस ड्राइवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो सपोज अगर आपने 1000 रुपए पेमेंट किया है, ठीक है, 1000 रुपए में अगर 20% हम जीएसटी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 200 रुपए का टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर ने। और मान लेते हैं कि 50 रुपए इसने अपना कमीशन काट लिया, तो 200 और 50 यानी कि 250 रुपए अगर 1000 में से चले गए तो 750 रुपीज का पेमेंट इसने ड्राइवर को कर दिया। और 250 रुपए में से 50 रुपए इसका कमीशन हो गया, 200 रुपए जो इसने जीएसटी कलेक्ट किया है, वो जीएसटी का पेमेंट इसको पे करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी सर्विसेज सप्लाई करी जाएंगी थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यानी कि वहां पर जीएसटी का पेमेंट सप्लायर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ना करके ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। यही बात यहां पर बोली जा रही है, इफ द सर्विस प्रोवाइडर यूजेस एन ई कॉमर्स ऑपरेटर टू प्रोवाइड specified services, the reverse charge will apply to the e-commerce operator and he will be liable to pay GST. This section covers the services such as फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे कि उबर हो गया, रैपिडो हो गया, ओला हो गया, तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आते हैं। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन सर्विस। एकोमोडेशन सर्विस में आपका आता है होटल की सर्विस हो गई, ठीक है, लॉज हो गया, गेस्ट हाउस हो गया। तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए अंडर आरसीएम। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर ओयो है, मेक माई ट्रिप है, ठीक है, तो ये आपको एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पॉइंट में एक चीज का यहाँ पर एक ध्यान और रखेगा, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं एक्सेप्ट where the person supplying such service to an e-commerce operator is liable for registration due to his turnover exceeding the threshold limit। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पढ़ाया है, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि पर्सन एक लायबल होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है। मतलब उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक स्पेसिफिक लिमिट को एक्सीड करता है तो वो लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर सप्लाई कर रहे थे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर का टर्नओवर एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को और वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो फिर यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, यानी कि अब ये क्या हो जाएंगे? रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे जीएसटी में। और अगर ये रजिस्टर्ड हो गए तो यानी कि जीएसटी अब ये खुद कलेक्ट करेंगे और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउस कीपिंग सर्विस, जिसमें कि प्लम्बिंग हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हो गई। तो ये सारी सर्विसेज आपको अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आरसीएम के अंडर में लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। यहाँ पर अगर एग्जांपल में देखोगे तो अर्बन कंपनी है, आपने शायद नाम सुना इसका। तो अर्बन कंपनी कई तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे प्लम्बर्स की हो गई, इलेक्ट्रीशियन की हो गई, टीचर्स की हो गई, ब्यूटिशियन, मतलब सारे के सारे घर पे आकर के आपको सर्विस दे करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बन कंपनी का एग्जांपल आप डाल सकते हो हाउसकीपिंग सर्विस में। तो अर्बन कंपनी आरसीएम के अंदर में लायबल होगी जीएसटी पे करने के लिए। इसमें एक भी वही बात है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यू टू टर्नओवर बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर जो पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अर्बन कंपनी के थ्रू अगर वो सप्लाई कर रहा है और अगर वो खुद ही लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई थी, तो वहां पर फिर अर्बन कंपनी लायबल नहीं होगी आरसीएम के अंडर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये बोले ऑल्सो सपोज द ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जिस भी टेरिटरी में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा था जिस भी टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर वहां पर उनका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मतलब उनका कोई भी ऑफिस वहां पर नहीं है, तो उस केस में जीएसटी कैसे कलेक्ट किया जाएगा? तो उस केस में क्या होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस टैक्सेबल टेरिटरी में, और वही पर्सन जीएसटी का पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर ये ऑपरेट कर रहे थे, अब दिल्ली में अर्बन कंपनी का कोई भी अपना खुद का ऑफिस नहीं है, तो अर्बन कंपनी किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेगी ताकि वो अर्बन कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, और यही जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ये जीएसटी का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ अर्बन कंपनी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सप्लाई का क्या टाइम फिक्स किया जाएगा अगर वो सप्लाई करी गई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? तो यहाँ पर गुड्स और सर्विस का केस अलग है, जैसे नॉर्मल आप देखते हो टाइम ऑफ सप्लाई में, वहां पर भी गुड्स और सर्विस का केस अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी गुड्स का केस अलग है और सर्विसेज का केस अलग है। तो अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में बोला जा रहा है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो इसमें सबसे पहली डेट होगी द डेट ऑफ द रिसिट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए हैं बाय द रेसिपिएंट।
दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो सप्लायर ने जिस भी डेट पे इनवॉइस इशू करी है उससे लेकर के आगे के 30 दिन तक, मतलब इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तीसरा यहाँ पर बोल रहे हैं इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट। अगर आप कितनी भी मेहनत करके टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वही होगा जो डेट बुक्स ऑफ अकाउंट में रेसिपेंट ने अपने एंटर कर रखी है। इलस्ट्रेशन के अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बोले डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स इज 15 मई 2022, यानी कि 15 मई 2022 को गुड्स रिसीव हो गए हैं बाय द रेसिपेंट। इनवॉइस यहाँ पर इशू करी गई थी सप्लायर के थ्रू ऑन 1 जून 2022, यानी कि अगर 30 डेज इसके आगे का अगर आप लेते हो तो ये बन जाएगा 1 जुलाई 2022। और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसीवर इज 18 मई 2022, यानी कि 15 मई को उसने रिसीव किया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने मेंशन किया है, एंटर किया डेट को 18 मई 2022। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लीस्ट, मतलब इनमें से जो तीनों में सबसे पहले पड़ जाए। तो यानी कि अगर आप देखो तो 15 मई 2022 सबसे पहले अगर पड़ रहा है, अर्लीस्ट है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 15 मई 2022। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज में भी बड़ा सिंपल है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला है डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट पे पेमेंट की गई है। दूसरा यहाँ पर द डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो जिस भी डेट में इनवॉइस इशू करी है सप्लायर ने उससे लेकर के आगे के 60 दिन। और तीसरे पॉइंट में वही है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। जिस भी डेट पे उसमें एंटर कर रखा है रेसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने, वही डेट हमारी मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। इलस्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन में बोले डेट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई 2022। दूसरा यहाँ पर बोले डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सपोज अगर इनवॉइस यहाँ पर इश्यू करी गई थी 15 मई 2022 को, तो इससे लेकर के आगे के 60 दिन अगर आप देखो तो ये पूरा हो रहा है 14 जुलाई 2022 को। तो एक डेट हो गई हमारी 15 जुलाई 2022, दूसरी हो गई 14 जुलाई 2022, और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रिसीवर इज 18 जुलाई 2022। तो इनमें से अगर आप देखो तो 15, 14 और 18 इन तीनों में अर्लीस्ट कौन सा है, सीधी सी बात है कि 14 है। तो यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 14 जुलाई 2022। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन रूल्स अंडर आरसीएम। क्या रजिस्ट्रेशन रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे अगर आप आरसीएम के अंडर में लायबल होते हो जीएसटी पे करने के लिए। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर आप आरसीएम के अंदर में लायबल होते हो जीएसटी पे करने के लिए तो आपको कंपलसरली अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि आप फॉल करोगे अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 22 आपको पता नहीं क्या होता है, सेक्शन 22 के अंदर में पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आता है, जहां पर हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का एक स्पेसिफिक लिमिट अगर वो एक्सीड करता है तभी आप लायबल होते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेक्शन 24 के अंदर में वो सारे लोग आते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक नहीं करते, मतलब जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट हम चेक नहीं करते हैं, उनका अगर नाम इस सेक्शन 24 के अंदर में आ गया तो उनको अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी पर्सन आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट कर रहा है तो उसको कंपलसरी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उनकी हम थ्रेशोल्ड लिमिट चेक नहीं करते हैं, वही 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट हम उनकी चेक नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट बच गए, एक एक करके इनको भी डिस्कस करके इस पूरे टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है द रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विस कैन अवेल द आईटीसी ऑन द टैक्स अमाउंट पेड अंडर आरसीएम ओनली इफ सच गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आईटीसी वाला, जिसमें कि अगर आप आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट, जैसे आपके ऊपर अगर लाइबिलिटी 5,000 रुपए की पेमेंट करने की, तो आपको 5,000 रुपए का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको आईटीसी का बेनिफिट इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बार जब आप अपना पेमेंट कर देते हो, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हो गया और आपने पेमेंट कर दिया इसका, तो फिर आप इस अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो, आप एलिजिबल तभी होगे जब ये जो गुड्स जिनके लिए आपने आरसीएम के अंडर में पेमेंट किया है उनका यूज अगर आप अपने बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप कर रहे हो। दूसरा पॉइंट हमारा कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड है। कॉम्पोजिशन डीलर में क्या होता है कि ये लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं इनके टर्नओवर पे, जितना भी इनका टर्नओवर होता है उस पर ये जीएसटी का पेमेंट करते हैं, लेकिन नॉर्मल रेट पे नहीं करते। ये लोग पेमेंट करते हैं 1 से लेकर के 6% के बीच में। लेकिन अगर कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है, कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर अगर आरसीएम के अंडर में फॉल करता है तो यहाँ पर ये अपना 1 से लेकर के 6% का जीएसटी नहीं पे करेगा, तब इसको नॉर्मल रेट पे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 5, 12, 18 और 28 जो भी होता है नॉर्मल रेट, उस पे इसको जीएसटी का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात बोली है, कॉम्पोजिशन डीलर
should pay tax at the normal rate and not at the composition rates while discharging the liability under RCM. Also, they are ineligible to claim any input tax credit of the tax paid. तो ये तो आपको पहले ही पता है, मैंने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम पे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो कॉम्पोजिशन डीलर कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, 5,000 रुपए का अगर आरसीएम में पेमेंट हो रहा है, तो 5,000 रुपए जो जीएसटी का पेमेंट कर दिया है कॉम्पोजिशन डीलर में, ये बाद में इस 5,000 रुपए का आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डीलर है तो फिर वही 5,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर उसने ये गुड्स और सर्विसेज यूज की है फॉर द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में यहाँ पर बोले जीएसटी कंपेंसेशन सेज कैन अप्लाई टू द टैक्स पेबल और पेड अंडर आरसीएम। तो जीएसटी कंपेंसेशन भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था ये पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।